हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया हैं। चलिए फिर स्टार्ट करें। आज हुआ लेक्चर नंबर 4 वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लेक्चर नंबर 3 में क्या बात किए थे, इंटरफेरेंस पे बात किए थे, ठीक है, कितने टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं और इंटरफेरेंस पे क्या क्या होता है, कौन कौन सा फिनोमेना दिखता है, वो सब बात किए थे, ठीक है, जिसमें हम लोग बात किए थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दूसरा क्या बात किए थे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसका कुछ कंडीशन निकाल कर दिए थे, जिसमें आपको हमने बताया था कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या केस आया था, याद कीजिए। कंस्ट्रक्टिव के लिए केस आया था जब कॉस डेल्टा फाई 1 हो जाए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या केस आया था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। इंटरफेरेंस का दो हिस्सा होता है, इंटरफेरेंस का दो हिस्सा, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। तो इसमें कंस्ट्रक्टिव में कॉस डेल्टा फाई 1 हो जाता था और डिस्ट्रक्टिव में कॉस डेल्टा फाई -1 होने से आता था। और ये कहाँ कहाँ पे हम लोग ये सब देखते थे, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। और ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है कॉस डेल्टा फाई, उसके ऊपर डिपेंड होता था हमारा कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जहाँ पे होगा वहाँ कंस्ट्रक्टिव, मिनिमम इंटेंसिटी जहाँ पे होगा वहाँ डिस्ट्रक्टिव, यहाँ -1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस अगर डाल देंगे तो ये प्लस समथिंग आएगा, वहाँ माइनस लगेगा तो माइनस समथिंग आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसके लिए मैक्सिमम और इसके लिए मिनिमम मिलेगा, तो उसको मिनिमम को डिस्ट्रक्टिव और मैक्सिमम को कंस्ट्रक्टिव बोलते थे। यहाँ से फिर हम लोग क्या निकाले थे, डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला आता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 के लिए। इसके लिए क्या आया था, कॉस थीटा इक्वल टू -1 के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग इसको इस टर्म में लेकर आए थे, पाथ डिफरेंस के टर्म में लेकर आए थे, जिसमें हम लोग जानते हैं डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना। ये हम लोग पढ़े थे ना, डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, है ना, के टाइम्स पाथ डिफरेंस होता है। यहाँ से अगर हम लोग इस फॉर्मूला को डाल दें तो कितना हो जाएगा, 2n पाई इक्वल टू होता था 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता था n लैम्डा। तो ये जो हमारा कंस्ट्रक्टिव का केस किसके हो गया, ये हो गया फेज डिफरेंस के टर्म में, ये हो गया पाथ डिफरेंस के टर्म में, है ना। ये पाथ डिफरेंस के टर्म में, ये फेज डिफरेंस के टर्म में। सिमिलरली सेम चीज हमारा किसके लिए होगा, सेम चीज हमारा इसके लिए भी होगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए। अब डेल्टा फाई इक्वल टू इतना है, तो इसके लिए हम लोग मान लीजिए फिर से वही फॉर्मूला डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स पुट करें, तो यहाँ से डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा एक्स कितना आएगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये जाकर 2 डिवाइड हो जाएगा, नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा फिर से इसका भी दो हिस्सा हो गया, एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला। ये वाला फेज डिफरेंस का हो गया, ठीक है, और ये वाला किसके लिए हो गया, पाथ डिफरेंस के लिए। समझ में आया, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं YDSC, इसमें काफ़ी यूज होता है उसका, ठीक है। तो चलते हैं, बात करते हैं YDSC, हेडिंग लगाते हैं। और जो हम लोग जानते हैं YDSC का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि पहली बार वेव, लाइट एक वेव होता है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को पहली बार किसी ने एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया, वो यही एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में YDSC, थॉमस यंग नाम साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं ने अपना एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि लाइट जो होता है वो वेव नेचर का होता है। क्योंकि अगर लाइट वेव पार्टिकल नेचर का होता तो कभी भी दो पार्टिकल जिस जगह पे टकराएंगी, ठीक है, मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर फिर अगर टकराई यहाँ पे, तो वहाँ पे बिल्कुल मार्कर ही नहीं रहेंगे, जैसे तो हो सकता है क्या। तो वैसे ही वो बोले कि जब दो लाइट टकरा रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव भी कभी कभी हो रहा है, कभी मैक्सिमम का वैल्यू मिल रहा है, कभी कोई डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है, ये वेव के केस में ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इस कंक्लूजन को निकाल कर दिए, उसको चलते हैं, बात करते हैं, आज हेडिंग लगाते हैं यंग्स डबल स्लिट
एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में YDSC भी बोलते हैं। चलिए, इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो पहले मैं बता देता हूं। एक्सपेरिमेंट में क्या क्या यूज होगा उसको पहले समझा देते हैं आप लोगों को। यहां पे एक यूज करेंगे, एक बोर्ड होगा, कार्डबोर्ड, ठीक है। उसमें मैंने ऐसे होल इतना बड़ा करके दिखाया आपको, बट ये काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। ये होल यानी कि इसका जो साइज होगा ना वो लगभग समझिए एंगस्ट्रम के टर्म में होगा, मतलब इतना छोटा होगा उसका जो होल का साइज है, साइज ऑफ होल, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, समथिंग एंगस्ट्रम के टर्म में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और क्या होगा, एक यहां बोर्ड लगा होगा, ठीक है, ये होगा कार्डबोर्ड विथ 1 पिन होल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एक क्या दिखेगा आपको, एक और बोर्ड होगा जिसमें आपको 2 होल होंगे, ऐसे 2 जगह पे पिन होल होंगे। ये भी एक क्या होगा, कार्डबोर्ड विद 2 पिन होल, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कार्डबोर्ड 1 होगा जिसमें एक सिंगल होल होगा, और एक कार्डबोर्ड 2 होगा जिसमें 2 होल होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे आपको एक स्क्रीन दिखाई देगा, ठीक है, एक होगा हमारे पास स्क्रीन। इस तरीके से हमारा अरेंजमेंट होता है YDSC का, ठीक है ना। चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे क्या ऐसा यूज करते हैं और क्या होता है रिजल्ट, उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे ड्रॉ कर रहे हैं फिलहाल समझाने के लिए। यहाँ पे मान लेते हैं एक सोर्स रख देते हैं, एक कोई सोर्स रख देते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। एक सोर्स है हमारे पास, इसको ऑर्डिनरी सोर्स बोल देते हैं। ऑर्डिनरी सोर्स कहने का मतलब है जो आप अपने रियल लाइफ में जो लाइट देख रहे हैं ना, ये जो लाइट होती है बल्ब, ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी सोर्स है। इसलिए ऑर्डिनरी बोलते हैं क्योंकि इसका जो फेज डिफरेंस हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज चेंज होते रहते हैं, ऑलवेज चेंजेस, ठीक है। जो फेज डिफरेंस होती है ऑर्डिनरी लाइट की हमेशा चेंज होती रहती हैं, कभी भी फिक्स नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ एक बार हम फिक्स कर दिए कि 30 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, ऐसा हमेशा चलता रहेगा, नहीं। कभी 30 डिग्री होगा, कभी 40 डिग्री होगा, कभी 10 डिग्री होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, मतलब फेज डिफरेंस हमेशा वेरी करता रहेगा, ठीक है। और ये मोनोक्रोमेटिक भी नहीं होती है, और इसका वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, खैर फ्रीक्वेंसी तो वेरी नहीं कर सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, पता नहीं चलता हम लोग को, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये भी चेंज करते रहेंगे टाइम के साथ। तो ये जो लाइट ऑर्डिनरी कहलाता है, इस टाइप के लाइट को जिसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो और हमेशा क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हमेशा क्या होता रहे, चेंज होता रहे, तो इस टाइप के लाइट को हम ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में पहले हम देखेंगे ऑर्डिनरी लाइट रख करके, ठीक है, और उसके बाद हम लोग लाएंगे एक स्पेशल लाइट होगा जो कि क्या होगा, उसका फेज डिफरेंस और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, समझ में आया। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या होगा, लाइट निकलेगा, ठीक है। आप जानते हैं कि इस जगह पे जो लाइट निकल के आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेव लाइट ट्रेवल कैसे करती है, इस तरीके से ऐसे ट्रेवल करते हुए आएंगे यहाँ से, ठीक है। एक समय आएगा कि ये हिस्सा और ये हिस्सा इसको खत्म कर देंगी, सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। उसके बाद यहाँ से कैसे वेव ट्रेवल करती है, यहाँ से वेव ट्रेवल कैसे करेंगी, फिर से उसका ऐसे स्पीयर बनेगा, ठीक है, फिर इन दोनों को मिलेंगे,
फिर इस पे फिर से स्फीयर बनेगा ऐसे ऐसे, फिर इसको मिलाएंगे, तो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये लाइट यहाँ से कुछ इस तरीके से निकलते हुए यहाँ से जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे लाइट पहुँचेंगी। ठीक है, फिर यहाँ से भी क्या होगा, इसको मैं मिडिल से मिला दे रहा हूँ लाइन, यहाँ से माना तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। ठीक है, होल कहाँ गायब हो गया मेरा, ये रहा होल ना। ठीक है, मैं रेड से कर देता हूँ इसको। ये हमारा क्या हो गया, ये लाइट जो पहुंची है उसका है, और इसका जो बीच में डिस्टेंस है इसको मैं बोल दे रहा हूँ कितना है, स्मॉल d है। और उसके एकदम ये जो d लेंथ है ना, उसके एकदम मिडल पॉइंट से, ठीक है, उसके मिडल पॉइंट से एक लाइन हम लोग इसके स्क्रीन पे मिला रहे हैं, और ये जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा d/2, और ये लेंथ कितना हो जाएगा d/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से क्या होंगी, यहाँ से भी कुछ लाइट ऐसे ऐसे निकलेंगी इस सेक्शन में, है ना, और इस सेक्शन में यहाँ से लाइट निकलेंगे कुछ कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे पहुंचेंगी बहुत सारी लाइट। ठीक है, स्क्रीन तक जाएंगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस सोर्स और इस सोर्स में सब हर जगह क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं अलग अलग पॉइंट पे। अब अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हुए यहाँ पे जाएंगे तो स्क्रीन पे भी कुछ ऐसा फेनोमेना देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसी पॉइंट होंगी, फिलहाल तो हम लोग शो नहीं कर पा रहे हर चीज़ को, लेकिन ऐसी बहुत सारी पॉइंट दिख जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, पूरा हमारे इस स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, अलग अलग ऐसा पॉइंट होगा, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे करके इंटरसेक्ट करेंगी हर जगह, मैक्सिमम जगह पे ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी। अब उस पॉइंट पे यहाँ से जो सोर्स निकली, यहाँ से जो सोर्स निकली है, उन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा या फिर फेज डिफरेंस होगा, उसको डिसाइड करते हुए यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव का केस बनता है। मतलब ये मैं ओवरऑल आइडिया दिया हूँ। चलिए, अब क्या यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव जो बन रहा है, क्या उस आपको अपने आंखों से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसका फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस जब यहाँ से निकला, ठीक है, अब लाइट हमारा क्या है, ऑर्डिनरी सोर्स है, इसका हमेशा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमेशा चेंज होता रहेगा। तो यहाँ से जो लाइट जा रही होंगी, इसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज होगा, तो यहाँ पे भी इसका जो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस वो है, वो भी हमेशा वेरी करता रहेगा। और जब वो वेरी करता रहेगा तो आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे, एक्सपेरिमेंट में आप देख ही नहीं पाओगे क्या हो रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी वेरी करती रहेंगी, कभी वहाँ पे फ्रिंज विड्थ बनेगा ब्राइट, कभी यहाँ पे डार्क, कभी कुछ ऐसा होता रहेगा फेनोमेना, तो आपको एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जो इंटरफेरेंस का फेनोमेना होता है ऑर्डिनरी लाइट से नहीं मिलता है। कारण मैंने बता दिया, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, उसका फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस ऑल्सो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ। और जब चेंज होते रहेंगे तो आप खुद थोड़ा सा सोचिए, दिमाग हल्का लगाइए अपना, कि यहाँ पे जब जो यहाँ से सोर्स निकल रही है उसका जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हमेशा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो पहुँचेंगी इसी से ना यहाँ पे पहुँच रही हैं, तो उसका भी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज होता रहेगा हमेशा, समझ रहे ना। तो इसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पे जो हम किसी भी पॉइंट पे हम सपोज ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज कर लीजिए कोई एक पॉइंट है यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, सपोज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से एक सोर्स यहाँ जाएंगे, यहाँ से एक सोर्स ऐसे क्या होगा, लाइट का रे गया होगा, ठीक है, और एक सोर्स यहाँ से निकल के गया होगा यहाँ पे, तो मान लेते हैं पी पॉइंट पे। अब पी पॉइंट में x1 है x2 है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है। ओके, अब देखिए, अब जो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, जब वेवलेंथ चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड चेंज होगा, या फिर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दोनों का चेंज होंगे, तो उस वेव का एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, तो इंटेंसिटी भी वेरी करेगी। ठीक है, फिर वेवलेंथ भी वेरी करेगा, x1 माइनस x2 मान लीजिए, कभी कभी आपका x1 माइनस x2, चाहे x2 माइनस x1 जो भी बोलना बोल लीजिए, x2 माइनस x1 जो पाथ डिफरेंस होता है, अगर वो n लैम्डा टर्म होता है तभी तो कंस्ट्रक्टिव होता है, और x2 माइनस x1 अगर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 में होता है तो डिस्ट्रक्टिव होता है, आप जानते हैं ये बात को। तो अगर ये खुद वेरी करते रहेंगे हमेशा, खुद x1 x2 हमेशा वेरी करते रहेंगी, तो उस पी पॉइंट पे कभी कंस्ट्रक्टिव, कभी डिस्ट्रक्टिव, कभी कंस्ट्रक्टिव, कभी डिस्ट्रक्टिव दिखाई देगा। हाँ, लेकिन इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस ये नहीं बोल रहा है कि इंटरफेरेंस नहीं होगा, इस स्क्रीन पे इंटरफेरेंस का फेनोमेना होगा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव होती रहेंगी हमेशा, लेकिन यही है दिक्कत कि एक जगह पे नहीं दिखाई देंगी, मतलब आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते उस चीज को। ठीक है, तो YDC के केस में ऑर्डिनरी लाइट यूज करने से हम लोग बोलेंगे कि इंटरफेरेंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि इंटरफेरेंस डज नॉट हैपन। इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस होगा, लेकिन आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि इसके वेरिएशन से हमेशा वेरी करता रहता है। क्या बात समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं एक अच्छा डायग्राम बनाने का, जिससे कि आपको और अच्छा से क्लियर हो पाए। हम मान लेते हैं, अब ऑर्डिनरी लाइट नहीं मानेंगे, हम लोग ऐसा लाइट मानेंगे जो मोनोक्रोमेटिक भी होगा। आप जानते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सा होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हमेशा कांस्टेंट रहता है। मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, है ना, कोहेरेंट सोर्स यूज करेंगे हम लोग। अभी फिलहाल जो सोर्स यूज करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, ठीक है। कोहेरेंट में जानते हैं फेज डिफरेंस सेम होता है। तो अब क्या है ना, अब देखिए ये चीज आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप दो लाइट को यहाँ यूज कर रहे हैं, एक यहाँ पे सोर्स यूज कर रहे हैं और दूसरा सोर्स यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक सोर्स कर रहे हैं, तभी भी आपका काम बनता। लेकिन आप समझिए इससे जो वेव निकलेगी, इससे जो वेव निकलेगी, दो अलग अलग लाइट है, ठीक है। तो लेकिन इससे चांसेस है कि फेज डिफरेंस में वेरिएशन आ जाए, तो फिर हम लोग का कोहेरेंट सोर्स नहीं हो पाएगा। इसलिए काम क्या करते हैं, इसको करेक्शन करने के लिए हम लोग यहां से एक कार्डबोर्ड लेते हैं, उसमें पिन होल कर देते हैं और सिंगल सोर्स यूज करते हैं, सिंगल सोर्स यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंगल सोर्स जब यूज करते हैं तो क्या होता है, अब यहां से जो लाइट निकलेंगी, ठीक है, जो लाइट निकलेंगी, अगर इसका मान लीजिए कुछ चेंज हो भी रहा है, तो यहाँ पे जो लाइट पहुंचेंगी, यहाँ पे जो लाइट पहुंचेगा यहाँ पे हमारे पास, उसमें भी क्या होगा, साथ में चेंज होगा। एक तो पहले ये मोनोक्रोमेटिक है, मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होंगे, लैम्बडा एंड फ्रीक्वेंसी या फिर लैम्बडा एंड म्यू बोल लीजिए, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये वेरी नहीं करेंगे। एक बार ये फिक्स हो गया तो वो वेरी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अब देखिए यहाँ से जो लाइट अलग अलग सोर्स रखे थे, तो यहाँ से जो निकलती वेव यहाँ से हो सकता था कुछ ना कुछ बीच बीच में वेरिएशन आ जाए, तो एक्सपेरिमेंट फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए इस बात को, दो अलग अलग सोर्स होगा, कितना भी मैनेज कर लीजिए, कुछ ना कुछ वेव में जो निकलेंगे, यहाँ से जो वेव निकलेगा, यहाँ से जो वेव निकलेगा, अलग अलग हो सकता है, चांसेस है कभी कहीं उसका कुछ जो लैम्बडा है कुछ अलग हो जाए, इसका कुछ लैम्बडा अलग हो जाए, फ्रीक्वेंसी कुछ हल्का वेरिएशन आ जाए, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एक ही सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये दोनों डिस्टेंस यहाँ से सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ लैम्बडा वेरी भी किया, चाहे बढ़ गया चाहे घट गया, तो इसके लिए भी बढ़ेगा या फिर इसके लिए भी घटेगा, दोनों के लिए सेम होगा। तो उससे क्या होगा, जो हम लोग का पाथ डिफरेंस मिलेगा किसी पॉइंट पे, ठीक है, वो हमेशा सेम रहेगा। आइदर मतलब कि बढ़ गया चाहे घट गया, ठीक है, तो दोनों के लिए बढ़ेगा घटेगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, अरेंजमेंट कुछ ऐसा करते हैं, मैं फिर से अच्छे से बना रहा हूँ, मैं बस दिखाना चाह रहा था कि दो अलग अलग सोर्स यूज करने से अच्छा होगा ना, एक ही सोर्स यूज करके दो होल कर लेंगे वो अच्छा होगा। तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ये हमारा सोर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और यहां से थोड़ी दूरी पे कुछ ऐसा हम लोग काट कर लेते हैं, दो पिन होल, ठीक है। तो यहां से लाइट ऐसे निकल के आएंगी, ठीक है ना। यहां पहुंचेंगी, ये सोर्स S1 मान लेते हैं, ये सोर्स S2 मान लेते हैं, एक कैपिटल S था, मतलब इसी, ये मान लीजिए फादर है तो इसका दो बेटे हैं, ठीक है, S1 एंड S2। अब एक स्क्रीन यहां ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये स्क्रीन है। अब यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से लाइट निकलेगा, तो फिर से ऐसे आगे बढ़ेगा, समझ रहे ना, ये ऐसे आगे बढ़ेगा, यहां से ये आगे ऐसे आगे बढ़ेगा, तो कहीं जाएंगे जब मिलेंगे, ठीक है, ये आगे ऐसे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा, ठीक है, तो ये कहीं मिलेंगे जाकर के, हर पॉइंट पे मिलेंगे। बस ये दिखाने के लिए हम इतना सारा ड्रॉ किया, आप इतना नहीं करेंगे ड्रॉ, फिर नहीं तो फिर ज़्यादा इसमें होच पोच हो जाएगा, ज़्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे। बस इतना समझिए कि यहाँ से निकलेगा तो यहाँ हर जगह जाके मिलेगा, ठीक है। अब ये मान लेते हैं सेंट्रल पॉइंट है, इससे एक लाइन यहाँ ड्रॉ कीजिए, इस स्क्रीन पे, इसका नाम O दे दीजिए, ये एकदम सेंटर, ये इसके बीच में जो दूरी थी फिर से मिट गया, ये दूरी है, ये कितना मान रहे हैं हम लोग,
स्मॉल डी, ठीक है, स्मॉल डी मान के चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं अभी। एक सोर्स यहां से निकला, एक रे यहां से निकल करके इस ओ पॉइंट पे जाके पहुंचा, बड़ा सीधा गया, एक यहां से निकला और यहां जाके पहुंचा, अभी सही है, एक निकला यहां पहुंचा, ठीक है। अगर मैं x1 या x2 बोलूं तो मैथ के हिसाब से अगर ये मिड पॉइंट है, मतलब यहां से यहां जो दूरी है वो d/2 है और यहां से यहां जो दूरी है वो भी d/2 है, ठीक है। तो आप बताइए क्या x1 और x2 इक्वल होंगे ना x1 x2 अनइक्वल होंगे? आप बताइए, x1 x2 इक्वल होंगे ना? इक्वल ही होंगे, क्योंकि यहां से जो दूरी होगी यहां से दोनों बराबर आएंगी। तो यहां पे देखिए इस पॉइंट पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा ना डिस्ट्रक्टिव? आप थोड़ा आप खुद सोचिए, फिर हम बता रहे हैं, सुनिएगा, ठीक है, सोच लिए, अच्छी बात है। हम लोग सब काम पावर डिफरेंस के रूप में कर लेते हैं, बाद में फेज डिफरेंस भी निकालेंगे। पावर डिफरेंस, फेज, एक बार पावर डिफरेंस मिल जाएगा तो फेज डिफरेंस निकल जाएगा, या फिर फेज डिफरेंस मिल जाएगा तो पावर डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे हम पावर डिफरेंस लेकर कर रहे हैं, तो पावर डिफरेंस क्या होता है, x2 - x1। अब दोनों जब बराबर है तो ये जीरो हो जाएगा। जब पावर डिफरेंस जीरो हो तो किसके केस में आता है, हमारा जो डेल्टा x जीरो हो जाए तो किस में होता है, कंस्ट्रक्टिव के केस में डेल्टा x कितना आता था, n लैम्डा ना, तो n वहाँ पे 0 ± 1 ± 2 यही होता था ना, जिसमें हम लोग बोलते थे 0 ± लैम्डा ± 2 लैम्डा, ऐसे करते रहे, तो ये कंस्ट्रक्टिव में आता है। तो जीरो भी तो इसमें आ रहा है ना, तो हमारा ये जो पार्ट डिफरेंस जीरो आ रहा है, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव का केस है। यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव का केस होगा। और एक चीज और यहाँ देखते हैं, यहाँ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जितनी लाइट निकलेंगी ना, यहाँ से जो भी लाइट निकलेंगी, मैक्सिमम लाइट, अच्छा बहुत जगह से निकलेंगी, यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट होगा, अभी मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ से जितनी भी लाइट निकल के पहुँचेंगी, ठीक है, सभी का पार्ट डिफरेंस जीरो आएगा। यहाँ से ए लाइट सपोज निकला था, इस पॉइंट से जो लाइट निकलेंगी ऐसे, ठीक है, यहाँ से एक लाइट निकलेंगी, तो ऊपर नीचे हो गया है, ये दोनों का फिर से पार्ट डिफरेंस जीरो होगा। और भी ऐसी होंगी, बहुत सारी होंगी, ऐसी बहुत सारी लाइट निकलेंगी जिनके बीच में पार्ट डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारी लाइट मिलती हैं जिनके बीच में पार्ट डिफरेंस जीरो आता है, और इसलिए सेंटर पॉइंट पे मैक्सिमम हम लोग को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज मिलता है। इसको बोलते भी हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसका नाम भी है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मिलता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। फिर से मिटा रहा हूँ, फिर से, तो फिर बहुत सारा हो गया, इतना जरूरत नहीं आपको समझने की, बस इतना समझ में आ गया ना, इस सेंटर पे मैक्सिमम होगा, यहाँ से पता चल रहा है कंस्ट्रक्टिव का केस होगा, और सेंटर पे बोल करके उसका नाम पड़ता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको फिर मिटाते हैं, एक और फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। सेंटर पे क्या होगा, मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब ब्राइट फ्रिंज मिलेगा हम लोग को। और सेंटर, चूंकि वो पॉइंट उसका मिड पॉइंट है, सेंटर पे है, इसलिए उसका नाम पड़ता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। नाम समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं आपके लिए। यहां मान लेते हैं ऐसा कुछ है, यहाँ पे फिर ओपनिंग है, यहाँ से फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर से S1 है, S2 है, कुछ नया नहीं किया, वहीं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। एक स्क्रीन यहाँ ले लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन है हमारे पास, ठीक है। ये फिर से कार्डबोर्ड विथ 2 सोर्सेस, ये हो जाएगा कार्डबोर्ड विथ 2 पिन होल, है ना। और ये क्या हो जाएगा, कार्डबोर्ड विद 1 पिन होल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद क्या होगा, मैं अब सीधा इसके प्रूफ पे आता हूं, उसके लिए डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा सुंदर बनाना पड़ेगा। यहां से एक सेंटर से निकलेगा लाइन, ये O पॉइंट हो गया, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा D, और ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा D/2, ये भी कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। चलिए
अब आप जानते हैं कि यहाँ से जो बहुत सारी रेज आएंगी, वेव फ्रंट हम लोग जानते हैं वेव कैसे ट्रेवल करता है, ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल से पता है आपको। तो यहाँ से बहुत सारी ऐसे वेव फ्रंट जाएंगी, यहाँ से भी बहुत सारी वेव फ्रंट जाएंगी, तो वो जाकर कहीं ना कहीं फिर से वो मिलेंगे, है ना, दो वेव फ्रंट मिलेंगे वहाँ पे। वेव फ्रंट क्या डिसाइड करता है कि वेव कैसे ट्रेवल कर रही है। तो जहाँ जहाँ वेव फ्रंट मिलेगा वहाँ पे मैंने क्रॉस कर रही है, इसकी वेव और इसकी वेव दोनों क्रॉस कर रही होंगी जहाँ जहाँ क्रॉस करेगा। तो ऐसी हमारे स्क्रीन पे बहुत सारी इस सोर्स और इस सोर्स से जो निकली हुई वेव फ्रंट होंगी वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और उन जगहों पे डिपेंडिंग ऑन पाथ डिफरेंस, इस वेव और इस वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा कि क्या होगा वहाँ पे, मैक्सिमा ना मिनिमा, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी ना मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव होगा ना कि डिस्ट्रक्टिव होगा, वो हम लोग के उसके पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यही कहानी हम लोग का। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं फिलहाल एक कोई भी केस ले लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा कोई पॉइंट P है, यहां पे यहां से जो सोर्स से लाइट निकली है, ठीक है, और यहां से जो लाइट निकली है, ठीक है, ये x1 पार्ट कवर की हैं और ये x2 पार्ट कवर की हैं, ठीक है। ये P पॉइंट पे जाके कहीं मिले हैं, समझ में आ रहा है सबको। और मान लेते हैं ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है वो इस जगह से, इसके सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से y डिस्टेंस ऊपर है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका कुछ नाम देते हैं। हाँ, यहाँ से एक लाइन क्या कीजिए, कुछ आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपने साइड से। यहाँ से एक लाइन मिला दीजिए यहाँ पे पैरेलली एकदम, यहाँ से एक लाइन लेकर यहाँ पैरेलली मिला दीजिए, ठीक है। इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B। ये तो सेंटर में O है, यहाँ S1 हो गया, ये S2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो है D/2 है, ये भी D/2 है, तो ये भी D/2 होगा, तो ये भी D/2 होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, ये भी हमारा D/2 होगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना सबको क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोगों को पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1 निकालना है। हम ऐसा मैथ लगाना पड़ेगा कि x2 माइनस x1 को हम लोग हासिल कर पाए। तो हम लोग काम करते हैं, और एक चीज यहाँ पे छूट रहा है, ये जो होता है डिस्टेंस, इसको कैपिटल D लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस कैपिटल D कहलाता है। और कुछ ए मतलब कि आपका सोर्स प्लेन और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, y d कैपिटल D। चलिए हो गया, इतना ही काफी है। अब चलते हैं प्रूफ की ओर इसके। अब कुछ एजम्पशंस लगाया जाता है इसमें। एजम्पशंस क्या क्या है उसको मैं लिखा देता हूं आपको। अब पहले इसमें एक चीज लिख लीजिए, यहाँ पे D क्या है, स्मॉल d क्या है, स्मॉल d जो है उसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, ठीक है। एंड S1 S2 क्या है, S1 S2 आर कॉल्ड, इसको स्लिट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्लिट, ठीक है। इस जो छोटा एकदम जो होल होता है ना, पिन होल, एकदम एंगस्ट्रम में होगा, टर्म में होगा, एंगस्ट्रम के टर्म में, उसको स्लिट पढ़ा जाता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए और क्या है, स्मॉल d हो गया आपका, बच गया क्या, कैपिटल D। कैपिटल D इज डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड प्लेन ऑफ स्लिट। प्लेन ऑफ स्लिट समझ में आता है क्या है, प्लेन ऑफ स्लिट कहने मतलब कि ये कार्डबोर्ड होगा ना, कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड होगा, उसमें कहीं आप होल किए होंगे ना, तो एक कार्डबोर्ड एक प्लेन है ना, ठीक है, ये कार्डबोर्ड एक प्लेन है, समझ में आ रहा है, ये प्लेन होगा। अब मान लीजिए यहाँ स्क्रीन रखा गया होगा, तो इस स्क्रीन और इस प्लेन के बीच में, और S1 S2 क्या होगा, इस प्लेन में ही तो होगा, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है कैपिटल D। या फिर आप सिंपली समझ जाइए S1 S2 जो हमारा जहाँ पे भी है वहां से वो स्क्रीन का डिस्टेंस है, अगर प्लेन समझ नहीं आता है तो। लेकिन आप खुद समझिए S1 S2 कहाँ होगा, एक प्लेन में तो होगा, ठीक है, एक बोर्ड के अंदर ही होगा, बोर्ड एक प्लेन में होगा। तो यहाँ से, और y क्या है, y बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P ऑन स्क्रीन
फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ओके, समझ में आया? चलिए, डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, वाई क्या है, पता चल चुका है। और इसमें कुछ कुछ बात लिखा जाता है, एक चीज और लिखेंगे पॉइंट बना करके, द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट is such that y जो है वो स्मॉल स्मॉल कैपिटल डी होता है एंड स्मॉल डी ऑल्सो स्मॉल स्मॉल देन कैपिटल डी। मतलब ऐसा एजम्पशंस लगाया गया है कि जो y होगा ना, ये जो y हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये काफ़ी छोटा होगा इसके सेपरेशन से, स्क्रीन और इसके बीच में, और जो स्मॉल डी है, ये जो गैप है S1 S2 के बीच में, ये भी छोटा होगा इसके स्क्रीन के डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। ये एजम्पशंस है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि मैं बता सकूं। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसका जरूरत है। इसको मिटा लेते हैं, इस सोर्स का भी जरूरत नहीं फिलहाल, अभी हम लोग को सिर्फ इसका जरूरत है। अब ट्रायंगल पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इन ट्रायंगल H2PO नहीं H2PB, इन ट्रायंगल H2PB। अब ये आप बोलेंगे सर ये ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है ना, ये लाइन यहां से जाकर निकलना चाहिए था। देखिए ये तो दोनों जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है। एंगस्ट्रम के केस में तो यहाँ पे मैं कहीं से भी लाइन खींचूं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। इसीलिए उस पर फोकस मत कीजिए। ए लाइन और ए लाइन में कोई अंतर नहीं है, ये लाइन और ए लाइन में कोई अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा है, ऑलरेडी बहुत छोटा है। तो वहाँ से जितने भी लाइन और आप ड्रॉ करिए, तो मैंने बड़ा ड्रॉ करके दिखाया आपको ना, ये काफ़ी छोटी होती हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो इन ट्रायंगल H2PB क्या हो जाएगा बताइए, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं H2P का होल स्क्वायर इक्वल टू H2 इक्वल टू H2B का होल स्क्वायर प्लस PB का होल स्क्वायर, हो सकता है ना, ठीक है। अच्छा, और H2PB क्या लिखे हम लोग, ये है X2 का होल स्क्वायर, H2B की जगह क्या लिख सकते हैं, H2B कितना है, कैपिटल D का होल स्क्वायर प्लस PB कितना है, PB। ये बताइए P से B तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से O से P Y है, हम लोग लेकिन चाहिए पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है, D/2 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस D/2, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y प्लस D/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आया। इसको इक्वेशन 1 बना दीजिए। सिमिलरली इन ट्रायंगल S1PA, ठीक है, S1PA, उस ट्रायंगल में क्या होगा, S1P का होल स्क्वायर इक्वल होगा किसके, S1A का होल स्क्वायर प्लस PA का होल स्क्वायर। S1PA क्या है, S1P कितना है, X1 का होल स्क्वायर, S1A कितना है, D का होल स्क्वायर प्लस PA कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये टोटल y है, ये कितना होगा, ये D/2 है। तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस हो जाएगा बताइए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y माइनस D/2, समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा y माइनस D/2 उसका होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना निकलेगा रिजल्ट देखिए। हम लोग काम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या मिलेगा हमें, वी गेट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा y प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस, समझ में आ रहा है, y माइनस D/2
डी बाई टू का होल स्क्वायर, यही होगा ना, ये डी ये डिनोट कट जाएंगे, सही है। चलिए अच्छा, एक काम करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो हम लोग क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये आप पढ़े हैं ना। अगर मैं इसको a बना दूं, इसको b मान लूं, तो कुछ काम बनेगा अपना। देखिए तो इसको तोड़ सकते हैं हम लोग a प्लस बी और ए माइनस बी के टर्म में। अगर मैं पूरा को a बना दे रहा हूँ, इसको पूरा को b मान ले रहा हूँ, तो a प्लस बी और इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसके टर्म हम लोग तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, समझ में आ रहा है कि आप लोग तोड़ सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। तो काम करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं उसके टर्म में। तो ये जो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टूट जाएगा किस में, y प्लस डी बाई टू प्लस वाई माइनस डी बाई टू में, ये हो गया a प्लस बी इंटू वाई प्लस डी बाई टू माइनस वाई माइनस डी बाई टू में, ठीक है, टूट गया। अब इसको इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये हो जाएगा डी बाई टू से डी बाई टू कट जाएगा, ये बचेगा 2y, और इसमें ये क्या हो जाएगा y प्लस डी बाई टू माइनस वाई प्लस डी बाई टू हो जाएगा ना, ठीक है। तो फिर से यहाँ y कट जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2y इंटू डी बाई टू प्लस डी बाई टू कितना हो जाएगा, d हो जाएगा सिर्फ। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग को वहां से क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए अब हम लोग को कितना मिल गया, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर कितना मिल गया, 2i स्मॉल डी। आप चाहें तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर तोड़ सकते हैं, लेकिन ये आसान बन जाएगा, इसको ये मान लीजिए, इसको भी मान के करिएगा तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ऊपर थोड़ा सा, यहां से इसको मिटा दूं मैं, यहां से देखिए हम लोग क्या मिल गया, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर कितना हो गया, 2 स्मॉल y इंटू डी, ये है ना, सही तो किया ना, कहीं गलत तो नहीं है ना। चलिए इसको भी तोड़ सकते हैं हम लोग, किसमें, x2 प्लस x1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तोड़ दूंगा, 2id बचेगा। हम लोग को चाहिए यही ना, यही टारगेट था ना, x2 माइनस x1 निकाला, पार्ट डिफरेंस निकाला था हम लोग को। हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1 को यहाँ पर रख लेंगे और लेके 2id बाई x2 प्लस x1 रख देंगे, ठीक है। और चूंकि ये जंक्शन माना गया था कि ये जो डिस्टेंस है y ये बहुत छोटा है, मतलब बहुत छोटा इन द सेंस समझिए कहाँ पे, यहाँ पे, मैंने ये छोटा बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए यहाँ पे रहता y, ये डिस्टेंस y रहता, तो यहाँ से जो लाइन यहाँ से निकल के जाता, और चूंकि ये भी बहुत छोटा है ना, d भी बहुत छोटा छोटा है कैपिटल D से, y भी बहुत छोटा छोटा है कैपिटल D से, तो ये भी छोटा है और ये भी बहुत छोटा है, तो जो भी फेनोमेना होगा वो काफी लगेगा कि क्या x1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x2 लगेगा कि नहीं। अभी ना दिख रहा है आपको, काफी डिफरेंस है, ये सब एजम्पशंस है ना, एजम्पशंस है। x1 x2 आपको लगेगा ना एकदम ये बहुत पास में है, ठीक है, कुछ ऐसा कहानी होगा, मतलब ये और ये एकदम पास, यहाँ से निकले हैं एक और एक यहाँ से निकला है, वो भी इतना दूर भी नहीं, ये यहाँ से एक निकला है और एक यहाँ से निकला है, यहाँ पे मिले हैं। अब बताइए x1 और x2 में, यहाँ पे आप बोल सकते हैं लगभग दोनों बराबर हैं, दोनों में लेंथ ज़्यादा में डिफरेंस नहीं है, तो ये जंक्शन है, मतलब हम लोग लगाते हैं कि x1 और x2 क्या है, अप्रोक्सीमेटली बराबर हैं, ठीक है। और y बहुत छोटा होगा तो ये जो डिस्टेंस ये पैरेलल हो जाएगा लाइन, ये और नीचे आएगा तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं x1 x2 बराबर होंगे और साथ में किसके इक्वल होंगे, लगभग लगभग कैपिटल D के बराबर होंगे, क्योंकि ये नीचे आएगा तो ये पैरेलल हो जाएगा, तो यही तो डिस्टेंस D है। तो हम लोग जहां जहां x1 जहां जहां x2 होगा उसको कैपिटल D से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2id बाई x2 जगह पे भी कैपिटल D प्लस x1 की जगह भी कैपिटल D। तो इसको सॉल्व करने से कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 2id बाई 2 कैपिटल D, 2 से 2 कट जाएगा, इसको मिटा रहे हैं नीचे वाला, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो x2 माइनस x1 मिलेगा, x2 माइनस x1 जो हमारा पार्ट डिफरेंस होगा, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, yd बाई d हो जाएगा,
ठीक है, समझ में आया? इतना सबको क्लियर हो गया ना? ये हमारा पाथ डिफरेंस है इस YDSC के लिए, ठीक है। यहां पे अब थोड़ा सा एक चीज करेंगे, आपको पता है अब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कब होगा, आपको पता है। ये जान गए कि वाई, ये जो इस सिचुएशन के लिए पाथ डिफरेंस कितना आया, y स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, एजम्पशंस भी लगाए थे वाला, तभी जाकर आया, ठीक है। अब चलिए इसको मिटा दे, यहां तक समझ में आ गया ना? अब बात करेंगे, इसको मैं कहीं लिख लेता हूं, यहां पे लिख देता, चलिए यहां पे लिख लेते हैं। हमारा कितना है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1 कितना आ गया, y डी बाई कैपिटल डी, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं अभी। अब अलग अलग बात करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव कहां पे होगा, डिस्ट्रक्टिव कहां पे होगा, उसके ऊपर बात किया जाएगा। अब आपको पता है कंस्ट्रक्टिव कहां होता है, डिस्ट्रक्टिव कहां होता है, ये आप भली भांति आप परिचित हैं इस चीज से, ठीक है। इसके बारे में आपको अच्छे से पता है कंस्ट्रक्टिव कहां होता है और डिस्ट्रक्टिव कहां होता है। तो हेडिंग लगाएंगे फॉर ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज मतलब वही चीज हो गया कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का केस अभी करने जा रहे हैं। तो कब होगा, जब पाथ डिफरेंस जो हमारा आया है x2 माइनस x1, दैट इज पाथ डिफरेंस हमारा कितना है, yd बाई डी। अगर ये पाथ डिफरेंस किसके टर्म में आ जाए, n लैम्डा के टर्म में आ जाए, तो ही तो हम लोग को कंस्ट्रक्टिव का केस देता है। तो पाथ डिफरेंस हम लोग को मिल चुका है, कितना है, x2 माइनस x1 इक्वल है किसके, y डी बाई कैपिटल डी के। तो यहां से y डी बाई डी किसके बराबर हो जाएगा, n लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू हम लोग को चाहिए कि कहां पे, इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव होगा ना डिस्ट्रक्टिव, ना इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव होगा ना डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा ना डिस्ट्रक्टिव, या कहां पे, जिस पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट होगा। वो P पॉइंट मैंने ऐसे लिया है रैंडमली, अब वो अलग अलग जगह पे होगा, वो n पे डिपेंड करेगा, n1 n2 n3 वेरी कराते जाएंगे और आपका अलग अलग पॉइंट मिलते चल जाएगा। तो y बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा, देखिए तो हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये है आपका nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज। यहाँ पे n क्या क्या हो सकता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 आगे तक। अब n 0 रख के पुट कीजिए, कितना आ रहा y का वैल्यू, y एट n इक्वल टू 0 पे कितना निकलेगा, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पाथ डिफरेंस 0 जब आता है, पाथ डिफरेंस जब 0 आया था तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना था, याद है ना, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है, ये वाला सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि जब आप n इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो ये पॉइंट O पे चल जा रहा है ना। n 0 कहाँ पे, y का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब y ये वाला है, y 0 कहाँ से, मतलब यहीं से तो स्टार्ट किए हैं, तो 0 वहाँ पे, मतलब वहाँ पे दिखा रहा है कि ये ब्राइट फ्रिंज बनाएगा, देख पा रहे हैं ना। सिमिलरली y 1 पे, y n इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, n पुट कीजिए तो लैम्डा डी बाई लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये y 1 पे होगा कहीं आगे, है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर हो पा रहा है ना। सिमिलरली y n इक्वल टू 2 पे कितना आएगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ऐसे करके आप अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, उससे आपको यहाँ पे अलग अलग पॉइंट मिलेगा। ऐसा प्लस माइनस में चलता रहेगा खेल, आप प्लस माइनस 1 पुट कर लीजिए, नीचे भी वहीं आएगा, ये प्लस माइनस 2, ठीक है, ऊपर में और नीचे में दोनों में सेम चीज चलेगा, ठीक है। बट इतना समझ में आ रहा है ना कि कहाँ कहाँ पे अब ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अब y का आपको अब लैम्डा दिया रहेगा, d दिया रहेगा, स्मॉल d दिया रहेगा, कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं ना कि कितना सेंटीमीटर चाहे कितना mm पे आपका ब्राइट मिल रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक आता है फ्रिंज विड्थ, इसी में लिख लेते हैं, एक टर्म आता है फ्रिंज विड्थ। ये जो लाइट बनता है ना, जो इंटरफेरेंस बनता है ना, वो कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ कुछ इतना दूर सेंटर पे पूरा ब्राइट रहेगा, ये ब्राइट, ठीक है। फिर ब्राइट कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ये फिर ब्राइट होगा,
फिर ब्राइट होगा। इस बीच में जो आपको दिख रहा है गैप, ये डार्क का है, ये डार्क, ठीक है, उल्टा ही हो गया क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ पा रहे हैं ना। ये जो ब्लैक पेंसिल जैसे किया हुआ है, ये ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये सेंटर वाला पार्ट है। उसका फिर सेंटर के बाद ये मिनिमम बनेगा, ये डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा। तो फ्रिंजेस थोड़ा सा कुछ विड्थ के होते हैं, इनमें कुछ विड्थ होता है, मतलब कि ऐसे स्ट्रिप टाइप में होंगे, ठीक है। तो इसका एक विड्थ निकालना होता है, इसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ मान लीजिए हम लोग को मैक्सिमम का निकालना है, या फिर किसी भी फ्रिंज विड्थ हम लोग को निकालना है। फ्रिंज विड्थ कैसे निकलेगा? अगर मान लीजिए आप ये y0 है, y1 है, y2 है, y2 का वैल्यू आपको पता है कितना है, 2 लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। और y1 पे कितना है, y1 पे कितना है, लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या ये वाला फ्रिंज विड्थ आ जाएगा, जो डार्क का कहलाएगा, डार्क का फ्रिंज विड्थ, ठीक है। इत्तेफाक की बात यह है कि डार्क और ब्राइट दोनों फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ सेम होता है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। इस रिजल्ट को हम लोग कहीं यहाँ लिख देते हैं। ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या आया था, y = n लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब फ्रिंज विड्थ भी बना लेते हैं यहाँ से। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, इसके लिए डेफिनेशन बनता है फ्रिंज विड्थ के लिए कि डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, या फिर 2 consecutive ब्राइट और डार्क फ्रिंज, ठीक है। कोई भी दो ब्राइट को माइनस कर लीजिए, क्या कोई कंजिक्यूटिव ब्राइट डार्क को माइनस कर लीजिए। कंजिक्यूटिव मतलब जैसे ये हो गया ब्राइट, ए ब्राइट, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये इसका फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा। तो बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है y1 माइनस y0, या फिर y2 माइनस y1, या फिर y3 माइनस y2, ऐसा चलता रहेगा। मतलब इसका सबका आंसर सेम आएगा। आप एक को कर लीजिए, y1 माइनस y0, y1 के कितना आया था, y1 आया था लैम्बडा डी बाई स्मॉल डी माइनस 0, कितना है, लैम्बडा कैपिटल डी बाई डी आया। आप इसको इससे माइनस कीजिए, y2 माइनस y1 कीजिए, इसको इससे माइनस कीजिए, तो आप फिर देखेंगे कितना आ रहा है। आप इसको इससे माइनस कीजिए ना, कितना हो रहा है, 2 लैम्बडा डी बाई डी, 2 लैम्बडा डी कैपिटल डी बाई डी माइनस लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, फिर से वहीं तो लैम्बडा डी बाई डी आएगा। तो आपका आंसर सेम है, हमेशा सेम होता रहेगा। तो फ्रिंज विड्थ इसी को बोलते हैं। कंजिक्यूटिव ब्राइट और डार्क को माइनस कर देंगे तो आपको हमेशा वैसे ही हिसाब से मिलता रहेगा, उसका फ्रिंज विड्थ कितना होगा, उसका लेंथ, उसका विड्थ कितना होगा, ठीक है। एग्जैक्टली सेम तरीके से हम लोग चलते हैं, बात कर लेते हैं किसका, फॉर डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, पाथ डिफरेंस x2 माइनस x1 कितना होता है, ये होता है 2n + 1 लैम्बडा बाई 2, 2n + 1 लैम्बडा बाई 2। और हम लोग को पाथ डिफरेंस पता है, फिर से वहीं पुट कर लेंगे, x2 माइनस x1 क्या पुट करेंगे, y डी बाई कैपिटल डी = 2n + 1 लैम्बडा बाई 2। यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y जाएगा 2n + 1 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2d, 2 स्मॉल डी, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए, है ना, ये डिस्ट्रक्टिव का केस है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से अलग अलग वैल्यू आएगा। y एक बार 0 पुट करके देखिए, फर्स्ट आपका कहाँ पे मिनिमा मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 पुट करने से लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2d। 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, n = 1। यहाँ पे फिर से वही n क्या है, 0 + -1 + -2, ठीक है, +-3 ऐसे ही है। फिर से ये प्लस माइनस में रहेगा हमेशा। 0 पे आपको प्लस माइनस इतना वैल्यू, 1 पे प्लस माइनस 1 पे कितना हो जाएगा, खैर 0 पे तो इतना ही रहेगा, प्लस माइनस इसमें केस नहीं रहेगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। नहीं यहाँ भी होगा प्लस माइनस, यहाँ भी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 पुट करेंगे कितना जाएगा, 3 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2d। फिर से y +-2 पे कितना आ जाएगा, +-5 लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। ये चलता रहेगा केस। ये होता है किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज, मतलब ये कहाँ बनेगा, y0 कहाँ पे होगा, ये डार्क हो गया, सॉरी ये ब्राइट हो गया, ठीक है, ये ब्राइट हो गया,
अब उसके बाद फिर ये डार्क, ये y0 है, ये y1 है, ये y2 होगा, नीचे में भी आएगा, ये y0 यहाँ भी होगा, y1 y2 सेम नीचे चलता रहेगा, ऊपर भी ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, समझ में आया क्या? उसका इसका भी फ्रिंज विड्थ निकाल लीजिए, सेम आएगा। देखिए फ्रिंज विड्थ निकाल लेते, खत्म करते कहानी यहाँ पे। फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा? y1 माइनस y0 सॉरी, या फिर y2 माइनस y1 कर लीजिए, निकाल लीजिए आंसर कितना आ रहा है। इसको इससे माइनस कीजिए, इसको इससे माइनस कीजिए, कितना आएगा? 3 लैम्बडा कैपिटल D बाई 2D माइनस लैम्बडा कैपिटल D बाई 2D। यहाँ से अगर कैपिटल D बाई 2D कॉमन चल जाता है तो क्या बचेगा? 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा। ठीक है, सही है ना? तो यहाँ से माइनस करने से कितना आ जाएगा? 2 लैम्बडा कैपिटल D बाई स्मॉल 2D, 2 से 2 कट गया, देखिए वहीं आएगा। पिछला केस में तो फ्रिंज विड्थ इतना ही आया था ना। ठीक है, यह है कहानी YDSC का। अब इसके हिसाब से सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा मीना इस पे अरेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सेंट्रल ब्राइट बना, फिर यहाँ पे क्या बनेगा? मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, ऐसे ऊपर में भी नीचे में भी मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा बनता रहेगा ऊपर से नीचे तक। ठीक है, टोटल कहानी है YDSC का, बस इतना ही। चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डिफ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।